Hello everyone, welcome to Simriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are joining PSC post-basic nursing student or preparing for NCLEX, NORCET, AIMS, ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing care plans, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now let's get started to today's topic. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसोप्रेस्टोल के बारे में, जो प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान यूज होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इस वीडियो में हम डिटेल में इसकी पूरी जानकारी को जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंथेटिक प्रोस्टोग्लैंडिन यानी PGE1 एनालॉग है जो ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में बहुत ही कॉमनली यूज की जाती है। यह एक इफेक्टिव यूटेरोटोनिक ड्रग है जो सर्विक्स को सॉफ्ट और डायलेट करने, लेबर इंड्यूस करने, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH को प्रिवेंट और ट्रीट करने और मिसकैरेज यानी अबॉर्शन के मेडिकल मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है। इस ड्रग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लो कॉस्ट है, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहती है और रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होती। मतलब इसे 2 डिग्री से 8 डिग्री तक रखने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से यह लो रिसोर्स सेटिंग में भी बहुत यूजफुल है। मतलब जहां पर फ्रिज वगैरह नहीं है या फ्रिजर्स वगैरह नहीं है, वहां पर भी ये ड्रग्स बहुत इजीली यूज हो सकती है। मिसोप्रोस्टोल को WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। है जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और सर्विक्स को सॉफ्ट और डायलेट करता है। इसी वजह से यह लेबर इंडक्शन मतलब आर्टिफिशियल लेबर, पोस्टपार्टम हेमरेज मैनेजमेंट और प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑब्स्टेट्रिक कंडीशंस में यूज किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश करें तो मिसोप्रोस्टोल यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और सर्विक्स को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब सर्विक्स को सॉफ्ट करता है जिससे कि बेबी जो है वो इजीली स्लिप आउट हो जाए। इसके ऑब्जेक्टिव्स की मिसोप्रोस्टोल देने का मेन ऑब्जेक्टिव है लेबर से पहले सर्विक्स को रिपन या सॉफ्टन करना, मेडिकली इंडिकेटेड केसेस में लेबर इंड्यूस करवाना, मतलब आर्टिफिशियल लेबर, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करवाना, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करना, यूट्राइन एटोनी की वजह से होने वाले PPH का ट्रीटमेंट करना, यूट्राइन एटोनी, पोस्टपार्टम हेमरेज, लेबर इंड्यूस, ये सब चीजें मैंने पिछले ऑक्सीटोसिन वाली वीडियो में डिस्कस कर दी थी। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज उस वीडियो को रीचेक करें। इनकम्प्लीट मिसकैरेज और मिस्ड अबॉर्शन का मैनेजमेंट करना। मिसकैरेज और अबॉर्शन भी आप लोगों को पता ही होगा क्या चीज होती है। और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को कम करना। मोर्बिडिटी मतलब कोई भी डिसीज कंडीशन और मोर्टिलिटी। इसके जेनरिक नेम की बात करें तो जेनरिक नेम में इसका मिसोप्रोस्टोल ही होता है। ब्रांड नेम्स की बात करें मतलब मार्केट में किन नाम से ये अवेलेबल हो सकती है, साइटोटैक के नाम से अवेलेबल हो सकती है, मिसोप्रोस्ट, मिसोक्लियर और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से मिसोप्रोस्टोल टैबलेट्स के नाम से भी ये मैन्युफैक्चर होती है, मार्केट में देखी जाती है। इसकी थेराप्यूटिक क्लास की बात करें तो यह यूटेरोटोनिक एजेंट से बिलोंग करती है और फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात करें तो सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग से ये जो है ये टैबलेट बिलोंग करती है। और इस टैबलेट की अगर जर्नल स्ट्रेंथ की बात करें तो यह 100 माइक्रोग्राम्स या 200 माइक्रोग्राम्स में जो है अवेलेबल। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये थोड़ा टफ हो सकता है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें और एक बार रीड करें मेरे समझाने के बाद। मिसोप्रोस्टोल यूट्रस और सर्विक्स के प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। जैसे कि ऑक्सीटोसिन जाकर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था, उसी तरह से मिसोप्रोस्टोल जब इंसर्ट किया जाता है, जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो यूट्रस और सर्विक्स के प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है। इसके बाद सबसे पहले यूट्रस के स्मूथ मसल्स को
स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और डायलेट होने लगता है, मतलब फैलने लगता है, जिसे सर्वाइकल रिपनिंग भी कहते हैं। ठीक है, डिलीवरी होने के बाद, जैसे मतलब रिपनिंग का मतलब आप समझते हैं, मतलब उसका पक जाना। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, जिससे ब्लीडिंग भी कम होती है। वो ब्लड वेसल्स को भी सिकोड़ देता है, जिससे कि ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। इसी मैकेनिज्म की वजह से मिसोप्रोस्टल लेबर और पोस्टमार्टम हेमरेज दोनों सिचुएशंस में इफेक्टिव होती है। क्लियर, जो ऑक्सीटोसिन काम कर रही थी, ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो रही थी, उसके बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, ब्लीडिंग बंद हो रही थी, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, सिकोड़ रही थी। सेम काम जो है मिसोप्रोस्टल करती है, वो अपने प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करती है, जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। साथ में एक और काम करती है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स को भी ये थोड़ा सा सॉफ्ट करती है। ठीक है, जिससे कि सर्विक्स डायलेट होता है, अच्छे से डायलेट होता है और बेबी को बाहर आने में थोड़ा इजीनेस फील होता है। करते हैं इसके रिकमेंड डोज की। सर्वाइकल रिपनिंग के लिए, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है सर्वाइकल रिपनिंग क्या होता है, सर्वाइकल रिपनिंग और लेबर इंडक्शन के लिए 25 माइक्रोग्राम वेजाइनली हर 4 से 6 घंटे में, या 25 ग्राम माइक्रोग्राम ओरली हर 2 घंटे में हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। ठीक है, इसके जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग है, या ओरली भी दिया जाता है और वेजाइना के अंदर भी ये टैबलेट जो है रखी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ पोस्टमार्टम के लिए अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन अवेलेबल ना हो तो 600 माइक्रोग्राम ओरली बेबी की डिलीवरी होने के इमीडिएटली बाद पेशेंट को जो है दी जाती है, मदर को ये टैबलेट दी जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, मतलब जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो चुका है। पहले हमने पढ़ा कि प्रिवेंशन के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं कि पोस्टमार्टम हेमरेज हो चुका है, अब क्या करना है। तो 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअली, मतलब जीभ के नीचे 800 माइक्रोग्राम की टैबलेट रखी जाती है, या फिर अगर ओरली आप पेशेंट को नहीं दे सकते हैं तो दूसरा तरीका है कि 800 से 1000 माइक्रोग्राम रेक्टली दिया जाता है। क्लियर, रेक्टली मतलब उसके रेक्टम में इंसर्ट की जाती है टैबलेट। उसके बाद अगर मिसकैरेज की बात करें, जैसे पेशेंट के अगर मिसकैरेज वगैरह जैसी कोई कंडीशन है, तो डोज प्रेगनेंसी की एज और कंडीशन के अकॉर्डिंगली वेरी करती है। पर जर्नली अगर जर्नल बात करें तो 400 से 800 माइक्रोग्राम वेजाइनल, बक्कल या सबलिंगुअल रूट से दिया जा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर यहाँ पे बात की जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ओरल, सबलिंगुअल, ओरल मतलब माउथ के थ्रू, सबलिंगुअल, वेजाइनल या रेक्टल, ये जो टैबलेट है वो दी जा सकती है। रूट हमेशा क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। ठीक है, एक्शन कितनी जल्दी स्टार्ट होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओरल रूट से अगर मेडिसिन दी जा रही है तो 8 से 15 मिनट के अंदर इसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सबलिंगुअल से दी जा रही है तो 8 से 10 मिनट के अंदर ये असर करना शुरू कर देगी। वेजाइनल और रेक्टल से अगर दी जा रही है तो लगभग 20 से 30 मिनट में ये अपना काम शुरू कर देती है, और इसका असर जो है 2 से 4 घंटे तक रह सकता है। स्टोरेज की अगर बात की जाए तो मिसोप्रोस्टल जो है वो रूम टेम्परेचर पे रह सकती है, 20 डिग्री से 25 डिग्री तक इसको स्टोर किया जा सकता है। मॉइस्चर और डायरेक्ट सनलाइट से इसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल टैबलेट होती है। जैसे ये मॉइस्ट के कंट्रोल में आती है ये एब्जॉर्ब हो जाती है। टैबलेट को ओरिजिनल ब्लिस्टर पैक में ही रखना चाहिए। ठीक है, जिस पैकेजिंग में इसको बनाया गया है, पैक किया गया है, उसी में इसको रखना चाहिए। इसको निकाल के अलग से कंटेनर्स वगैरह या जार्स वगैरह में नहीं फिल करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस ड्रग को रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब इसको कोई फ्रिज वगैरह में रखने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे पिछली वीडियोस के अंदर भी, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन देखते हैं इसका। ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल और वेजाइनल रूट से रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। सबलिंगुअल रूट से फास्ट और हाईएस्ट ड्रग कंसंट्रेशन जो है प्रोवाइड करवाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ड्रग बॉडी टिश्यूज में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लीवर में कन्वर्ट होकर इसका
एक्टिव मेटाबोलाइट जो है मिसोप्रोस्टल एसिड बनाता है। लीवर में यह जो टैबलेट अगर ओरल से सबलिंगुअल से अगर ये दी जा रही है तो लीवर में जाकर यह एक एसिड प्रोड्यूस करती है जिसे बोलते हैं मिसोप्रोस्टल एसिड। एक्सक्रीशन की बात करें तो वही सेम किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। और हाफ लाइफ की अगर इसकी बात करें तो 20 से 40 मिनट तक इसका हाफ लाइफ माना जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, मतलब पेट में दर्द, यूट्राइन कंट्रैक्शंस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, चिल्स, हेडेक वगैरह देखने को मिल सकते हैं। और अगर बहुत रेयर कंडीशन हो उसमें चक्कर भी आ सकते हैं, थकावट रह सकती है और थोड़ी सी वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो दिखाई दे सकती है। और भी ज्यादा अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो क्या दिखाई देखने को मिल सकता है कि यूट्रन बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले से किसी का सिजेरियन हो रखा है तो उस कंडीशन में यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस जैसी कंडीशंस इसमें दिखाई दे सकती हैं कि फीटल को ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह नहीं हो रही है तो उसका दम घुट रहा है, ठीक है। और रेयर केसेस में सीवियर एलर्जी रिएक्शंस वगैरह जो है देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में मिसोप्रोस्टल सिर्फ अप्रूव्ड मेडिकल इंडिकेशंस के लिए ही डॉक्टर की सुपरविजन में यूज किया जाता है। एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग यह सेफ और इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन इनकरेक्ट या अनसुपरवाइज कंडीशन में अगर इसको दिया जाए तो शायद हो सकता है कि यूट्राइन रप्चर जैसी मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस है, एडवर्स इफेक्ट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर बात करें तो थोड़ी सी अमाउंट ब्रेस्ट मिल्क में पास हो सकती है इसकी, ठीक है, मतलब बच्चे के अंदर इसकी थोड़ी सी डोज जो है जा सकती है, लेकिन जनरली ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कंपैटिबल मानी जाती है, मतलब दे सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। कभी कभी इन्फेंट में माइल्ड डायरिया जो है देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर पेशेंट को पहले से पीपीएच हो रखा है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए मिसोप्रोस्टल दिया जा रहा है और साथ में ही वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करवा रही है, तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी के अंदर थोड़ा सा मिसोप्रोस्टल का डोज जो है वो जा सकता है, जिससे कि उसके अंदर थोड़े बहुत डायरिया जैसे सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। किन केसेस में दिया जा सकता है वो देख लेते हैं। सर्वाइकल रिपनिंग करवानी हो उस केस में दे सकते हैं, लेबर इंडक्शन के केस में दे सकते हैं, पीपीएच का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करने के लिए दे सकते हैं, मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन उस कंडीशन में मिसोप्रोस्टल दी जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी जिसको बोलते हैं कि मेडिकली जो है जो फीमेल पेल्विस है या फीमेल यूट्रस है वो बेबी रखने की कंडीशन में नहीं है, फीमेल की बॉडी अलाउड नहीं कर रही है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है या वो बेबी को रख सकती है 9 मंथ के लिए, तो उस कंडीशन में मेडिकली ये इश्यू किया जाता है कि इसका जो है अबॉर्ट करवा देना चाहिए, तो उसे बोलते हैं एमटीपी, ठीक है। तो या फिर जो कपल है वो प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहता, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में मिसोप्रोस्टल के साथ मेफिप्रेस्टोन के साथ जो है मिसोप्रोस्टल दिया जा सकता है, जिससे कि अबॉर्ट करवाया जा सकता है। सर्वाइकल प्रिपरेशन के लिए ये जो है दिया जा सकता है, जैसे अगर किसी का ऑपरेशन है, सर्जरी है, कोई ऐसा गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है, उसके लिए ये जो है दिया जा सकता है। इसकी अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि कौन से कंडीशंस में ये जो है नहीं दिया जा सकता, तो सबसे पहला है प्रोस्टाग्लैंडिन एलर्जी अगर किसी को है, ठीक है, तो उसमें ये नहीं दिया जा सकता। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन किसी का हो रखा है, पहले से किसी का सिजेरियन सेक्शन है, उसमें नहीं दे सकते। यूट्राइन सर्जरी हो रखी है, कोई पहले से यूट्रस की कोई सर्जरी हो रखी है, उसमें नहीं दे सकते। प्लेसेंटा प्रीविया जैसे केसेस, जैसे प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स को ब्लॉक कर रहा है जिस वजह से बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते। सीवियर फीटल डिस्ट्रेस, पहले से ही जो फीटस है अंदर उसकी हार्ट रेट वगैरह जो है लो आ रही है, तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते। फीटस अगर ट्रांसवर्स लाई में है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाई के अंदर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है यूट्रस के अंदर, तो उसमें ये नहीं दे सकते। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि पेल्विस का और बच्चे के हेड का जो प्रपोर्शन है, जो साइज एंड शेप है, वो आपस में मैच नहीं हो रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते। अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी अनदर डिसीज के जो है वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर भी हम इसे
से नहीं दे सकते। और जब वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, मतलब उस केस में जहां हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते, जहां हम नॉर्मल डिलीवरी जो है पेशेंट की नहीं करवा सकते, उसमें भी ये मिसोप्रोस्टल नहीं देना चाहिए। इसे देने से पहले नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, जेस्टेशनल एज कंफर्म करनी है कि मतलब कितने मंथ प्रेगनेंसी हो चुकी है, कितने वीक प्रेगनेंसी के हो चुके हैं, मैटरनल और फीटल के वाइटल साइंस जो है वो आपको चेक करने हैं, सर्वाइकल स्टेटस और यूट्राइन एक्टिविटी को चेक करना है कि सर्विक्स जो है पहले से कितना डायलेट हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस को आपको रूल आउट करना है, प्रोसीजर पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जब आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो इसके करेक्ट डोज और करेक्ट रूट को फॉलो करना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को मॉनिटर करना है, कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, हाइपर स्टिमुलेशन तो नहीं हो रही है या फीटल डिस्ट्रेस जैसे सिम्टम तो नहीं दिखाई दे रहे, वो आपको देखना है। इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को हमेशा आपको रेडी रखना है। एडमिनिस्टर करने के बाद, इसको ये डोज देने के बाद आपको क्या करना है कि मैटरनल वाइटल साइंस और वगैरह आपको जो है चेक करने हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वो आपको चेक करना है। यूट्रस की टोन किस तरह की है, उसके बाद वो आपको चेक करना है। फीवर, चिल्स, डायरिया जैसे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, वो देखने हैं आपको। और डोज, रूट और इंडिकेशंस और पेशेंट का रिस्पांस किस तरह से, इन सब बातों को आपको प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंट करके रखना है। रिपोर्ट क्या समझाएंगे, मतलब पेशेंट को हमें क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले तो इसके पर्पसेस को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों दिया जा रहा है पेशेंट को। उसके बाद इसको देने के बाद पेशेंट में क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे उसको पेट दर्द होगा या उसके कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा तेज आएंगे, एब्डोमेन पेन होगा, हैवी ब्लीडिंग होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स को आपको उसको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा बहुत उसे ठंड लग सकती है, फीवर जैसा लग सकता है, ये सब चीज़ें आपको उसको बतानी है। और इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी आपको उसको समझाना पड़ेगा। और फॉलोअप विजिट के लिए उसको बोले कि वो कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूसली हॉस्पिटल विजिट करती रहे, डॉक्टर को विजिट करती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी मिसोप्रोस्टल बिना डॉक्टर की एडवाइस के सेल्फ एडमिनिस्टर ना करें। ये आपको सबसे मेन जो है पेशेंट को। अगर एडवांटेजेस की बात करें, फ़ायदे क्या हैं? सबसे मेन तो यही है, ये लेबर इंडक्शन में और सर्विक्स को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, पीपीएच के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, रूम टेम्परेचर पर इसको स्टेबली रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल रूट से इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, लो कॉस्ट है, लो रिसोर्स सेटिंग्स में भी बहुत ज़्यादा यूज। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मिसोप्रोस्टल के जो है साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिससे कि पेशेंट कभी कभी जो है घबरा सकता है कि उसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अगर इसको इनकरेक्टली दिया जाए या अच्छे से डोज मॉनिटर ना की जाए या अच्छे से सुपरवाइज ना किया जाए तो यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेट भी हो सकता है। और लेबर इंड्यूस करवाने के दौरान क्लोज मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग जरूरी होती है। अगर वो ना की जाए तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखने को मिल सकते हैं। और इसकी डोज और रूट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। मिसोप्रोस्टल एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो सर्वाइकल रिपनिंग और लेबर इंडक्शन, पीपीएच के प्रिवेंशन, मिसकैरेज के मैनेजमेंट वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। यह इफ़ेक्टिव है, इनएक्सपेंसिव मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हीट स्टेबल ड्रग है, मतलब इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जा सकता है, दुनिया भर में इसको यूज़ किया जाता है, लो रिसोर्स सेटिंग्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ बहुत कॉमन है, हर जगह जो है ये यूज़ की जाती है। लेकिन पेशेंट सेफ्टी के लिए अगर इसके रिकमेंडेड गाइडलाइंस और प्रॉपर मैटरनल फीटल मॉनिटरिंग के साथ दिया जाए तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहता है, वरना इसे प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत जो है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें, हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और स्टे हेल्दी। थैंक यू।